Hello learners, Sociomanic this side. In today's lecture, I am going to tell you about a very important revolution, that is French Revolution. Okay, so basically it was a revolution against the monarchical system. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट में यानी किंग लुइस 16 के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन किया और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी इंडिपेंडेंस के लिए. ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड. Please like and share the video, and if you are new to my channel, don't forget to subscribe. Let's get going. Okay, our today's topic is the French Revolution. What is French Revolution? French Revolution था क्या? देखो, French Revolution जो था वो एक प्रोटेस्ट था मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट में. यहाँ पर फ्रांस में 1774 से एक किंग रूल कर रहा था, दैट इज लुइस 16. वो बहुत ज्यादा अपने एक तरीके से क्लेवर किंग था जो अपने लिए ही हमेशा सोचता था और कहीं ना कहीं जो फ्रांस के लोग थे उनके जो राइट्स थे और जो उनके वेलफेयर के बारे में कभी भी ये किंग नहीं सोचता था. तो ये एक जर्नी है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो हमें स्टार्ट करनी है, जिसमें हमें बहुत सारी बातों को डिस्कस करना है, बहुत सारी चीजों को याद भी रखना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द टाइम पीरियड. It was a time period from 1789 to 1799. बेसिकली जो रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है वो 89 to 99 है, लेकिन इसके बाद भी कंटिन्यू रहा मोनार्कियल सिस्टम जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है और उसकी रूलिंग करीब करीब 1815 तक रहती है. We'll discuss about it. One most important date that you have to remember is 14 July 1789. 14 जुलाई 1789 जो था, इस दिन एक कह सकते हो यहीं से एक तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी रिवॉल्यूशन की, और इस डे को ही फ्रांस जो है अपना फ्रेंच नेशनल डे सेलिब्रेट भी करता है. ओके, सो इन दिस लेक्चर विल कवर द टॉपिक्स आई हैव रिटन हियर. फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th century, देन द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, देन अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की कि मोनार्की किस तरीके से फ्रांस से हटी, देन the role of women in the revolution, and lastly Napoleon dictatorship. One more thing before starting the lectures, I want to share with you that from French Revolution we got these three ideas. एक तरीके से French Revolution ने पूरे वर्ल्ड को क्या मैसेज दिया? Basically the ideas of these three things. First, the idea of liberty, then the idea of equality, and the third thing, idea of fraternity. पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने अपनी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के लिए एक प्रोटेस्ट किया और रिवॉल्यूशन किया अगेंस्ट द मोनार्कियल सिस्टम. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th century. देखो, फ्रांस में बर्बन फैमिली का रूल था 13th century से. बहुत सारे किंग्स जो थे वो पूरी एक तरीके से डायनेस्टी ही रूल कर रही थी, बर्बन डायनेस्टी, जिसमें 1774 में जो लुइस 16 थे ये पावर में आते हैं, ये रूलिंग में आते हैं. जब ये 20 साल की उम्र में थे इन्होंने तभी ही एक तरीके से रूलिंग स्टार्ट कर दी थी. ये बेसिकली फेमस थे बहुत ज्यादा वहां पर फ्रांस में. इनकी वाइफ थी मैरी एंटोने. She was the princess of France and she was famous for her hair styles. अपने हेयर स्टाइल्स के लिए फेमस थी. इनका डेली एक नया हेयर स्टाइल होता था और कभी कभी तो ऐसा होता था कि 4 feet तक लंबा इनका हेयर स्टाइल होता था. ठीक है, देखो इस टाइम पर 1774 में जो फ्रांस था वो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था. फाइनेंशियल क्राइसिस किस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस थे फ्रांस में? देखो, सबसे पहले जो करेंसी थी उस टाइम पर वो थी लिब्रे. कौन सी करेंसी थी फ्रांस की? लिब्रे. और क्या रीजंस थे फाइनेंशियल क्राइसिस के? देखो, जो लुइस 16 था इसने बहुत ज्यादा खर्चा किया था पोस्ट वॉर्स पे, मतलब जितने भी वॉर हुए थे, लड़ाइयां हुई थी पहले, उसने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए थे. एंड ही ऑल्सो सपोर्टेड 13 अमेरिकन कॉलोनीज इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन. ठीक है, ब्रिटेन की से इंडिपेंडेंस लेने के लिए अमेरिकन कॉलोनीज को भी हेल्प की थी इसने, फ्रांस ने, लुइस 16 ने बेसिकली कह सकते हो. और इसने एक लैविश कोर्ट सेटल किया था, लैविश पैलेस सेटअप किया था, दैट इज वर्साइल.
वर्साइल पैलेस इसने सेटअप किया था, जो बहुत लैविश पैलेस था, जो कह सकते हो आप डायमंड से बना हुआ था, शीशों से बना हुआ पैलेस था। आप इसकी इमेज चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 700 रूम्स बनाए गए थे और अप्रोक्सीमेटली 5000 पीपल्स कैन लिव देयर, 5000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर रह सकते थे। तो इसकी मेंटेनेंस के लिए भी बहुत खर्चा होता था इस पैलेस की। तो जो फ्रांस था वो बहुत ज्यादा कर्जे में डूबता ही जा रहा था, बोरो करना पड़ रहा था उसको बहुत ज्यादा पैसा और देशों से, जिसकी वजह से जो फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। अब किंग लुइस के माइंड में एक आइडिया आता है कि अब फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपने देश के लोगों से टैक्स ले लेता हूँ, जिससे मैं फाइनेंशियली क्या हो जाऊंगा, स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेकिन अब टैक्स पे कौन करेगा, ये माइंड में क्वेश्चन आया ल्यूइस के। तो उसने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि टैक्स कौन पे करेगा, हमें समझना होगा कि फ्रांस सोसाइटी उस टाइम पर कैसी थी। देखो फ्रांस सोसाइटी जो थी वो एस्टेट्स में डिवाइड थी, ओके। थ्री सोसाइटी यू कैन से, 3 हिस्सों में डिवीजन था, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। देखो जो फर्स्ट एस्टेट थी वो अप्रोक्सीमेटली पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन की 5 to 10% थी। और कौन लोग थे इस एस्टेट के अंदर, कौन लोग आते थे, चर्च ऑफिशियल्स या फिर प्रीस्ट, ठीक है। सेकेंड एस्टेट की अगर मैं बात बताऊं, अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% बिलोंग्स टू दिस एस्टेट एंड बेसिकली दे वर किंग्स और लैंडलॉर्ड्स। एंड द थर्ड एस्टेट, रेस्ट 90% पॉपुलेशन जो थी, बाकी के बची हुई पॉपुलेशन मतलब फार्मर्स, पीजेंट्स, जितने भी लैंडलेस लेबर हैं, वो जो है सब किस में आते थे, थर्ड एस्टेट में आते थे। तो ये पूरा डिवीजन था फ्रांस सोसाइटी का। लेकिन अब देखो ये जो 2 लोग थे ये पावर में थे बहुत ज्यादा, और ये हमेशा रूल करते थे किसके ऊपर, इन 90% में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to 13% लोग जो है वो 90% पॉपुलेशन पर रूल कर रहे हैं। इनकी कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल था। सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गए थे। देखो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या थे, पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ती जा रही थी, फूड की शॉर्टेज हो रही थी, और फूड शॉर्टेज की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो डिमांड थी किसकी, फूड की, वो बढ़ रही थी, और प्राइसेस जो थे वो भी बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपस में ही लोग लड़ने लगे, ठीक है। इवन दे कांट अफोर्ड फॉर ब्रेड, मतलब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी अपने लिए वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे। तो इस सब सिनेरियो को देखकर जो सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोचा, वो सोचा मिडिल क्लास ने। यहीं से मिडिल क्लास राइज होता है। मिडिल क्लास मतलब सारे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जितने भी थे ये लोग, पढ़े लिखे लोग आप कह सकते हो, वो सभी लोग जो है उन्होंने सोचा कि अब इस सिचुएशन को चेंज करना होगा। और सबसे ज्यादा जो रोल था, कंट्रीब्यूशन था, वो कुछ फिलोसफर्स का था। फिलोसफर्स भी आगे आए इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। जैसे 3 famous philosophers were there in French Revolution. First, Montesquieu, second, Rousseau, and third one was John Locke. ये तीनों थे, इन्होंने कुछ बुक्स लिखी जिसके थ्रू इन्होंने मैसेज पहुंचाया लोगों तक। The second topic comes the outbreak of the revolution 1789 to 91। देखो अब किस तरीके से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो स्टोरी है उसमें किस तरीके से चीजें एड ऑन होंगी, इस पर्टिकुलर टॉपिक से हम यही सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी फ्रांस के बारे में, कि फ्रांस के जो लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो किस तरीके से आपकी बुक में कुछ चीजें दी गई हैं जो डिफाइन करती हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए आगे वो आए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकन चेन दी गई है आपके बुक में, दैट यू कैन चेक हियर। ये जो चेन है ये शो करती है स्लेवरी को, ठीक है। और ब्रोकन चेन का मतलब है कि नाउ द पीपल ऑफ फ्रांस वांट्स फ्रीडम, कि अब जो लोग थे फ्रांस के उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, तो इसीलिए इन्होंने बोला द ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन, ठीक है। देन कम्स द आई विद इन अ ट्राइंगल। दिस यू कैन सी हेयर, यू कैन चेक हेयर। ये जो पिक्चर है ये शो करती है कि जो लोग हैं अब वो ज्यादा नॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं, कि वो सीख रहे हैं, गेन कर रहे हैं नॉलेज कि हम किस तरीके से प्रोटेस्ट करें किंग के अगेंस्ट में। एंड द थर्ड थिंग इज बंडल ऑफ रॉड्स। ये भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, बंडल ऑफ रॉड्स मतलब कि एक रॉड जो है वो क्या करती है, अकेले आप किसी चीज को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन बंडल का मतलब है, बंडल ऑफ रॉड्स का मतलब है कि सभी लोग साथ में आकर थ्रू यूनिटी दे कैन ब्रेक द
किंग। ओके, दे कैन ब्रेक द रूल, मोनार्कियल सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कुछ सिंबल्स हैं आपकी बुक में दिए हुए हैं, यू कैन चेक हियर। देन सम इम्पॉर्टेंट डेट्स वी हैव टू डिस्कस। देखो, सबसे पहले राजा ने ये डिसाइड किया था कि वो टैक्स लेगा। अब वो टैक्स किससे लेगा? थर्ड एस्टेट से लेगा। तो टैक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए एक असेंबली बुलाई गई, द एस्टेट जनरल असेंबली। ये जो असेंबली थी बेसिकली, ये कोई भी, देखो राजा को भी ना परमिशन चाहिए होती थी, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता था। ठीक है, तो ये जो असेंबली थी, इस असेंबली में तीनों एस्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। जैसे फर्स्ट एस्टेट है, फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सेकंड एस्टेट के दे ऑल्सो हैव 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, और थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। और हर एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स का 1 वोट था। ठीक है, एक ही वोट होता था हर एस्टेट का। लाइकवाइज, तो हमेशा क्या होता था फ्रांस में, ये जो दोनों होते थे हमेशा इन्हीं के बेनिफिट में चीजें होती थी, सारे प्रिविलेजेस इन्हें ही मिलते थे। तो ये दोनों एक साथ होते थे, इन दोनों की जो आप कह सकते हो मेजोरिटी होती थी, और हमेशा लॉस किसका होता था? थर्ड रिप्रेजेंटेटिव का लॉस, थर्ड एस्टेट का लॉस होता था। ये लोग भी ज्यादा थे बट स्टिल इनको एक ही वोटिंग राइट था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड किया सेपरेट वोटिंग राइट का, कि हमें अलग वोट दिया जाए, मतलब 1 पर्सन 1 वोट। लेकिन किंग लुइस ने इस बात के लिए मना कर दिया। तो ये लोग जो थे बीच में ही इस असेंबली को छोड़कर चले गए। उसके बाद ऑन 20 जून 1789 ये सारे लोग एक साथ मिले, थर्ड एस्टेट के लोग, टेनिस कोर्ट में। वहां पर इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और ये नेशनल असेंबली इन्होंने बनाई किंग लुइस के अगेंस्ट में। ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने चेंजेस किए। ठीक है, अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट किया। 2 लोग थे नोबल्स थे जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, दैट इज मिराबो एंड अब्बासियास। कौन थे ये दोनों? ये दोनों ही नोबल्स थे, एंड दे वर इन फेवर ऑफ थर्ड एस्टेट। ठीक है, इसके बाद देखो सबसे ज्यादा एक र्यूमर फैल गया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पीजेंट्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पीजेंट्स की क्रॉप्स को खराब करना चाहते हैं, ताकि उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। तो इस र्यूमर की वजह से जितने भी लोग थे, पीजेंट्स थे, वो गुस्से में आ गए, और उन्होंने 14 जुलाई 1789 को बेस्टाइल प्रिजन पर, जो कि पेरिस में है, उस पर अटैक कर दिया। देखो मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 14 जुलाई 1789। क्यों? क्योंकि इसी दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यही स्टार्टिंग थी, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। कि रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ, लोगों ने इस पर अटैक किया, सारे ग्रेन्स वहां से चुरा लिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड था पीजेंट्स का, उसको भी जला दिया गया, और कोशिश थी इनकी कि वेपन्स को भी हम वहां से चुरा ले। तो इन्होंने वेपन्स जितने भी इनको मिले वहां से चुरा लिए गए। ठीक है, अब इसके बाद 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आएगी। जो किंग होगा वो क्या कर लेगा, इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगा। राजा बहुत डर जाएगा इस इंसिडेंट के बाद, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, इसके बाद वो बहुत डर जाएगा और इन सभी की डिमांड्स को क्या करेगा, मान लेगा। देन विल डिस्कस फर्दर इन थर्ड टॉपिक। आफ्टर द अटैक ऑन बेस्टाइल, किंग लुइस वॉज गॉट फ्रिटन। ठीक है, ये जो राजा था बहुत ज्यादा डर गया कि अब क्या होगा। ठीक है, जब लोग हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऑन 4 अगस्त 1791 इस दिन जो राजा था उसने नेशनल असेंबली की सारी डिमांड्स मान ली गई थी। जितने भी प्रिविलेजेस फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को मिल रहे थे वो बैन कर दिए गए, और 2 सिस्टम्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे उनको भी अबॉलिश कर दिया गया, टैक्स सिस्टम एंड फ्यूडल सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम जो थे वो फ्रांस से हटा दिए गए। ठीक है, और अब जो है वो मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाएगी। मतलब मोनार्की तो रहेगी, राजा का रूल रहेगा, लेकिन अब एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, नेशनल असेंबली की बातें मानी गई, अब उसका रूल होगा। ठीक है, और ये कब आई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की 1791। ठीक है, अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया नेशनल असेंबली में, जिसमें पावर जो थी वो राजा से लेकर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दी गई। 3 नए इंस्टीट्यूशन बनाए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो जो लेजिस्लेचर होता है उसका मतलब होता है उसका लॉज को बनाना, उसका काम क्या है, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, टू इम्प्लीमेंट द लॉज, एंड जुडिशरी का काम होता है टू कीप चेक दैट बोथ ऑफ देम आर वर्किंग और
नॉट, कि ये दोनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो अब इस नेशनल असेंबली में जितने भी लोग थे उनको इलेक्ट करने का एक तरीका था, प्रोसीजर था। क्या प्रोसीजर था आपको मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले दो तरह के लोग थे, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? वो सभी मेन, आई एम टॉकिंग अबाउट मेन, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जितने भी मेन थे जो 25 इयर्स के थे मिनिमम या उससे ज्यादा थे, दे हैव वोटिंग राइट्स, और उसमें भी जो टैक्सेस पे करते हैं इस पर्टिकुलर वेज रेट से, 3 डेज वेज रेट से, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। और पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे। ठीक है, अब ये जो सिटीजन्स थे ये वोट करते थे और किसको चूज करते थे? इलेक्टर्स को चूज करते थे। एंड देन ये इलेक्टर्स का काम था कि ये वोट करें और किसको चूज करें? नेशनल असेंबली को। अभी मैंने आपको बताया नेशनल असेंबली का क्या काम है? टू मेक लॉज। ये लेजिस्लेचर को वोट करेगा, लेजिस्लेचर बनाएगा, और ये लेजिस्लेचर क्या करेंगे? लॉज बनाएंगे। उसके बाद मिनिस्टर्स, ये लोग जो हैं लेजिस्लेचर का पूरा पूरा कंट्रोल होगा किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मतलब मिनिस्टर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल इनका होगा। और उसके बाद जो जुडिशरी है, जुडिशरी को कौन चूज करेगा? जजेस को कौन चूज करेगा? एक्टिव सिटीजन्स ही चूज करेंगे। तो ये पूरा सेटअप जो था नेशनल असेंबली ने किया। लेकिन अभी भी जो किंग ल्यूइस है वो अभी भी है, ये मोनार्कियल सिस्टम जो है वो फ्रांस से खत्म नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर थर्ड टॉपिक, अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। देखो कुछ राइट्स भी मिले, जो सिटीजन्स थे एक्टिव सिटीजन्स, इनको कुछ राइट मिले, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि इनको अपनी जिंदगी जीने का हक है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये लॉ के कानून के लिए ये सभी लोग कौन है? बराबर है। एंड दे ऑल्सो हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि इनको बोलने का अधिकार है। तो यही जो था, दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की। देन फर्दर विल कंटिन्यू इन पार्ट 2 अबाउट दिस टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।